ये कहानी एक बहादुर योद्धा इवान और उसके भोले भाले नौकर दिमित्री की है। दोनों जादू टोने के चक्कर में फंसकर सीधा 20वीं सदी में आ गिरते हैं। इस नई दुनिया की गाड़ियां और मशीनें उन्हें भूत प्रेत जैसी लगती है। कहानी तब शुरू होती है जब इवान और दिमित्री एक जादूगरनी को कैद करके ले जा रहे होते हैं। रास्ते में थोड़ा आराम करने के लिए वे रुकते हैं। तभी जादूगरनी इवान के पानी में एक अजीब सी दवाई मिला देती है। इवान को जरा भी शक नहीं होता। वो आराम से पानी का जग उठाता है और एक ही बार में पूरा पी जाता है। जैसे ही वो पानी पीता है दवाई का असर शुरू हो जाता है। इवान की आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसे लगता है कि सामने खड़ा महल सच में नाच रहा है। डर के मारे उसका गला सूख जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो दिमित्री उसे सुअर जैसा और पास खड़ा आदमी चूहे जैसा दिखाई देता है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगता है। इवान खुद को समझाता है कि शायद उसकी ही आंखों का धोखा हो रहा है। दवाई का असर अब बढ़ जाता है और इवान की नज़र अब सही चीजें दिखा नहीं पा रही थी। तभी उसकी मंगेतर नताशा घबराती हुई उसकी तरफ दौड़ती है। लेकिन इवान को ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा काला भालू उसका पीछा कर रहा हो और अब इवान को नताशा को बचाना था। असल में वो कोई भालू नहीं था बल्कि नताशा के पिता व्लादिमीर थे जो बस उसके पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन डर और नशे में डूबा इवान समझ ही नहीं पाया। उसने बिना सोचे समझे अपना क्रॉसबो उठाया और उस भालू को निशाना बनाकर तीर चला दिया। तीर सीधा व्लादिमीर के सिर में लगा और वे वहीं गिर पड़े। जैसे ही तीर लगा इवान का नशा उतर गया। उसकी आंखों के सामने सच्चाई आ गई। जिसे वो भालू समझ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका होने वाला ससुर था। उसी पल इवान को अपना भयानक गलती का एहसास हुआ। व्लादिमीर के अंतिम संस्कार में नताशा रोती हुई साफ कह देती है कि वो अपने पिता के कातिल से शादी नहीं कर सकती। रिश्ता बचाने के लिए इवान मजबूरी में एक जादूगर ग्रिगोरी को बुलाता है। ग्रिगोरी साफ कह देता है कि वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो इवान को समय के पीछे भेज सकता है, घटना से ठीक 1 सेकेंड पहले, ताकि वो सब कुछ बदल सके। ग्रिगोरी समय की दवाई तैयार करता है। ये देखकर नौकर दिमित्री घबरा जाता है और पूछता है अगर ये जहरीली हुई तो। लेकिन ये सुनकर इवान को गुस्सा आ जाता है और दिमित्री को पहले पीने को कहता है। बेचारा दिमित्री क्या करता, वो घबराते हुए एक घूंट पी लेता है। जब इवान देखता है कि दिमित्री को कुछ भी नहीं हुआ तब वो भी पूरा जग उठाकर एक साथ पी जाता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। ग्रिगोरी मंत्र पढ़ना शुरू करता है और अगले ही पल इवान और दिमित्री दोनों की शक्ल लंबी नाक वाले जोकर जैसी हो जाती है। जैसे जैसे दवाई का असर बढ़ता है इवान एक चमकती हुई जिस्मी चीज में बदल जाता है और अचानक फटकर गायब हो जाता है। दिमित्री भी एक चिपचिपे ढेर में बदल जाता है और हवा में घुल जाता है। दोनों के गायब होते ही ग्रिगोरी सिर पकड़ लेता है। तभी उसे याद आता है कि दवाई में एक जरूरी चीज डालना ही भूल गया था। इसी वजह से अब वो खुद भी नहीं जानता कि इवान और दिमित्री किस जमाने में जाकर गिरे होंगे। उधर दोनों अनजाने में प्राचीन काल से सीधे मॉडर्न दुनिया में आ गिरते हैं। बाहर निकलते ही उनकी टक्कर एक जवान लड़के से हो जाती है। इवान डर के मारे तुरंत अपना हथियार उठा लेता है और सीधे उस लड़के के गाड़ी पर दे मारता है। लड़का जान बचाकर ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे 2 पागल पड़ गए हो। इवान और दिमित्री को वो गाड़ी किसी भयानक राक्षस जैसी लगती है। बिना कुछ सोचे समझे दोनों उस पर टूट पड़ते हैं जैसे किसी दानव को मारने निकले हो। कुछ ही पलों में गाड़ी के पुर्जे इधर उधर उड़ने लगते हैं। जब उसमें से काला धुआं निकलने लगता है तब जाकर दोनों रुकते हैं और हाँफने लगते हैं। इसके बाद वे एक घोड़ा चुरा लेते हैं और चलते चलते एक कबाब की दुकान के पास पहुंचते हैं। मांस की खुशबू दोनों को ऐसे खींचती है जैसे किसी ने हाथ पकड़ लिया हो। वे चुपचाप अंदर घुसते हैं और जैसे ही दुकानदार का ध्यान हटता है एक पका हुआ मांस उठा लेते हैं। दुकानदार जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन तब तक ये दोनों वहां से गायब हो चुके होते हैं। थोड़ी दूर जाकर दोनों आराम से खाने बैठते हैं। पास ही खड़ा एक भिखारी सोचता है कि शायद यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। इवान उसे ध्यान से देखता है और जब समझ जाता है कि वो भिखारी है तो अपने जेब से सोने के सिक्के निकालकर उसके सामने फेंक देता है। उसी समय भिखारी की दोस्त शैताना वहां आती है। वो
जमीन पर पड़े सोने के सिक्कों को उठाती है और हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतना अमीर आदमी कहाँ से टपक पड़ा। वो तुरंत आगे बढ़कर इवान से पूछती है कि क्या उसे किसी मैनेजर की जरूरत है और बोलती है कि वो बहुत टैलेंटेड है। इतना कहकर वो अपना बाजा निकालती है और वहीं पर बजाना शुरू कर देती है। उसका गाना सुनकर दुकानदार भागा आता है। उसे लगता है कि इसी औरत ने उसका कबाब चुराया है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इवान जब ये देखता है कि दुकानदार एक गरीब औरत को तंग कर रहा है तो वो तुरंत उसे पकड़कर कहता है, मेरे इलाके में बदमाशी नहीं चलेगी। तभी रेस्टोरेंट का मालिक बंदूक ले आता है और बिना कुछ पूछे तीनों पर गोली चला देता है। शैताना दिमित्री को पकड़कर भाग लेती है, जबकि इवान घोड़े पर बैठता है और डर के मारे ताबड़तोड़ वहां से भाग निकलता है। भागते भागते इवान की नजर आसमान पर जाती है और वो एक बड़ा हवाई जहाज को उड़ता हुआ देख लेता है। उसे लगता है कि कोई विशाल लोहे का दैत्य उसकी तरफ आ रहा है। वो घबरा कर चिल्लाने लगता है और घोड़े को और तेज भगाता है। भागते भागते इवान एक चर्च में घुस जाता है और सांस टूटी हुई हालत में जमीन पर फ्लैट होकर लेट जाता है। उसे लगता है कि यही जगह शायद सुरक्षित है। वो कांपते हुए आवाज में पादरी से कहता है, मुझे पनाह चाहिए, मेरे पीछे भयानक लोहे का दैत्य पड़े हैं। पादरी तो उसे पहले सिर से पैर तक देखता है, अजीब कपड़े, हाथ में पुराना हथियार और चेहरे पर दहशत। फिर उसकी हालत देखकर तरस खा जाता है। लाचार होकर इवान की बातों पर यकीन करता है और फिर मोबाइल उठाकर नताशा को कॉल करता है, जो मॉडर्न जमाने में उसकी बिल्कुल हमशक्ल है। पादरी उसे कहता है, यहाँ एक अजीब सा आदमी है, लगता है तुम्हारे ही खानदान का है। इवान वहीं रखे कैलेंडर पर नजर डालता है। तारीख देखकर उसकी होश उड़ जाता है। उसके पैर जैसे सुन्न हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद नताशा चर्च में पहुंचती है। उसे देखते ही इवान की तो दुनिया ही बदल जाती है। उसे वही अपनी पुरानी वाली नताशा दिखाई देती है। वो बिना कुछ सोचे समझे जोश में आकर उसे गले लगा लेता है। नताशा घबराकर पीछे हटती है। पादरी हड़बड़ा कर कहता है, ये तुम्हारे पति नहीं है बेटी, ये तो कोई और ही कहानी सुना रहा है। इवान वही खड़ा होकर समझता है कि माजरा क्या है। ये उसकी नताशा नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ी की लड़की है, यानी कि वही शक्ल पर जमाना अलग। वो दोनों को संभलकर अपनी टाइम ट्रेवल वाली कहानी सुनाता है। एक सेकेंड पीछे लौटने की दवाई, जादूगर, मंत्र, रोशनी, सब कुछ। इवान जितनी ईमानदारी से बताता है, नताशा को उतना ही पक्का लगता है कि वो आदमी पागल है। वो कहती है, देखो ये सब कुछ फिल्मों में ही अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। और वहां से बाहर निकलते ही पुलिस को कॉल कर देती है। कॉल करते ही पलकों में पुलिस की गाड़ियां की आवाज चर्च के बाहर गूंज उठती है। पूरा दस्ते के साथ पुलिस अंदर घुसती है। इवान के कपड़े, उसकी बोली, उसका हथियार, सब देखकर उन्हें बिल्कुल यकीन हो जाता है कि ये कोई मानसिक रोगी है। वे उसे पकड़कर फोर्सफुली अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर उसे बेड पर बांधकर शांत करने वाली इंजेक्शन तैयार करता है। जैसे ही सुई उसकी त्वचा के पास आती है, इवान के अंदर का योद्धा जाग जाता है। वो बिना चेतावनी के डॉक्टर को पकड़ता है, दीवार से चिपका देता है और अगले ही पल उसे कमरे से बाहर धकेल देता है। अब तो पुलिस और मेडिकल स्टाफ पूरा जोर लगाकर उसे घेर लेते हैं। चारों तरफ लोग, बीच में इवान, जैसे किसी पुराने रणभूमि का योद्धा मॉडर्न वर्ल्ड में फंस गया हो। इसी बीच नताशा जाने के लिए मुड़ती है। इवान घबराहट में अपने परिवार का पुराना गुप्त सूत्र बोल देता है। नताशा चौंक जाती है क्योंकि ये लाइन सिर्फ उसके खानदान को ही पता था। पहली बार उसे शक होता है कि इवान झूठा नहीं है, बल्कि शायद उसी के पूर्वज से जुड़ा है। लेकिन इवान की बहादुरी देखकर वो खुद ही इस सोच को नकार देती है। पुलिस और डॉक्टर इवान को पागल खाने भेज देते हैं। भारी लोहे का दरवाजा बंद होते ही इवान एकदम से अकेला पड़ जाता है। पुराना जमाना, पुराना इज्जत सब पीछे छूट चुका था। दूसरी तरफ शैताना, जो समझदार और चालाक थी, दिमित्री से उसका नाम पता जान लेती है। उसे पूरा यकीन होता है कि इवान और दिमित्री नताशा के ही किसी रिश्तेदार की तरह अजीबोगरीब लोग हैं। इसीलिए वो दिमित्री को लेकर सीधा नताशा के घर पहुंच जाती है। जैसे ही दिमित्री दरवाजे पर नताशा को देखता है, वो चौंक उठता है। अरे ये तो वही दिख रही है, मतलब मालकिन जो भविष्य में आ गई है। और यही सोचकर वो जमीन पर लेटकर ऐसे नमस्ते
करता है जैसे किसी महारानी का स्वागत कर रहा हो। ये देखकर नताशा का शक और हवा मिलती है। अगर दोनों ही मुझे अपनी मंगेतर जैसा समझ रहे हैं तो ये मामला जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा गहरा है। ये सोचकर नताशा, स्वेताना और दिमित्री तीनों इवान को छुड़ाने पागल खाने पहुंचते हैं। डॉक्टर से बात करते हुए नताशा झूठ बोलती है, देखिए इवान मेरा चचेरा भाई है, ये थोड़ा भावुक है पर खतरनाक नहीं। डॉक्टर चश्मा ठीक करता है और सख्त आवाज में कहता है, मैडम इस आदमी को बहुत खतरनाक वहम की बीमारी है, इसे अपने ऊपर नियंत्रण कम है, ध्यान रखना पड़ेगा। इतना सुनकर भी नताशा हिम्मत नहीं छोड़ती। आखिरकार डॉक्टर थोड़ी बहस के बाद इवान को बाहर आने देता है। बाहर आकर इवान तुरंत दिमित्री को किनारे खींचकर कहता है, हम 1000 साल आगे के जमाने में आ गए हैं। दिमित्री की आंखें तस्तरी की तरह फैल जाती है। 1000 साल पहले मालिक अब क्या करेंगे? इवान गहरी सांस लेकर कहता है, हमें ग्रिगोरी की जादुई दवा ढूंढनी होगी, वही हमें वापस ले जा सकती है। इसके बाद इवान दोनों को टॉयलेट की तरफ ले जाता है। वो कहता है, पहले हाथ धो लो, फिर कुछ खाने चलेंगे। इस दुनिया के लोग सफाई को बड़ा मानते हैं। अंदर जाते ही दिमित्री और स्वेताना कमोड के पानी को ऐसे देखते हैं जैसे किसी नई जादुई तालाब से सामना हो गया हो। दोनों हैरानी से झुककर उसे देखते हैं। ये क्या कुएं जैसा है, इसके अंदर पानी क्यों रखा है? दिमित्री उंगली से इशारा करता है, मालिक लगता है ये कोई पवित्र पानी होगा। स्वेताना झुककर फुसफुसाती है, या फिर कोई बहुत अमीर लोगों का निजी तालाब। इवान माथा पकड़ लेता है। इवान हाथ धोना शुरू करता है पर दिमित्री को टॉयलेट का पानी इतना साफ और चमकदार लगता है कि वो झट से झुककर उसे हाथों से भरकर पीने लगता है जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी पा गया हो। नताशा ये नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। वो दौड़कर आती है और दोनों को रोकती है, फिर उन्हें नल खोलकर दिखाती है। इवान और दिमित्री नल से निकलते पानी को देखकर ऐसे चौंक जाते हैं जैसे कोई जादू देख लिया हो। दिमित्री खुशी से कहता है, तो पानी दीवार से निकलता है, पर बाहर निकलते वक्त दोनों नल खुला ही छोड़ देते हैं और सारा बाथरूम पानी से भरने लगता है। बाहर आते ही इवान दिमित्री को प्लेट थमाकर कहता है, चलो बर्तन लगाने में मेरी मदद करो, और वो खुद मोबाइल उठाने के लिए दौड़ पड़ता है। फोन पर उसका वंशज आल्केज होता है। इवान फोन पर ही होता है कि उसकी निगाह अचानक दिमित्री पर जाती है। दिमित्री नताशा के बहुत पास खड़ा था और इवान को लगता है कि दिमित्री के हाथ नताशा को छू रहा है। इवान का दिमाग घूम जाता है। वो फोन छोड़कर उधर भागता है और नताशा को खींचकर दिमित्री से अलग कर देता है। दिमित्री हक्का बक्का रह जाता है। नताशा माहौल को शांत कराते हुए इवान से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। इवान जल्दी से अपने जेब से अपने परिवार के पुराने महल की तस्वीर निकाल कर दिखाता है। वो पूछता है, ये किला कहाँ मिलेगा? हमें वापस जाने के लिए उसमें कुछ ढूंढना है। नताशा धीरे से कहती है, वो महल मैंने तो बहुत पहले बेच दिया था आल्केज को। इवान के चेहरे पर सदमा आ जाता है, तुमने हमारे खानदान का किला बेच दिया। नताशा समझाती है, महल की हालत बहुत खराब थी, लेकिन इवान को बस एक ही बात याद आती है, ग्रिगोरी की जादू वाली दवाई। वो तहखाने में छिपा था। वो फुसफुसाता है, हमें वहाँ जरूर जाना होगा, चाहे महल बिक चुका हो, पर दवाई वहीं होगी। उधर दिमित्री मोबाइल से आती आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। वो फोन को कान में लगाता है। उधर से आल्केज की आवाज आती है जिससे दिमित्री घबरा जाते हैं। उसे लगता है कि डिब्बा बात कर रहा है। इस लोहे के छोटे डिब्बे में आदमी कैद है। वो डरकर फोन को अपनी कमर के पीछे छिपा लेता है। उसी वक्त बाथरूम से जोर से छप छप की आवाज आती है। टॉयलेट का पानी अब बाहर आ रहा था। इवान माथा पकड़कर दौड़ता है। तीनों मिलकर पानी साफ कर रहे होते हैं कि अचानक दरवाजा खटखटाता है। आल्केज अपने ग्राहक को लेकर नताशा के घर आ गया है। इवान की नज़र जैसे ही आल्केज पर पड़ती है वो जम सा जाता है। ये बिल्कुल दिमित्री जैसा दिखता है। इवान को यकीन हो जाता है ये दिमित्री की आने वाली नस्ल है। इवान उसके करीब आता है और कॉलर पकड़कर कहता है, महल हमें वापस बेच दो, अभी के अभी। आल्केज हंसते हुए कहता है, मैं उसे बेच नहीं सकता क्योंकि आज के मार्केट में उसकी कीमत आसमान छू रही है। इवान गुस्से से आग बबूला हो जाता है। थोड़ी देर झगड़ने के बाद इवान उस इरादे
इरादे को छोड़ देता है। रात होने पर इवान, दिमित्री और अल्केज तीनों नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं। उन्हें पता नहीं कि कौन सी बोतल किस काम की है। दिमित्री एक बोतल उठाकर कहता है, ये शायद शरीर रगड़ने वाली तेल है। इवान दूसरी बोतल उठाकर कहता है, अरे ये कोई जादुई खुशबू लगती है। तीनों सारी शीशियां खोलकर एक ही टब में ढाल देते हैं। उस घोल को अपने ऊपर ढाल लेते हैं। इसके बाद नताशा उन्हें बैठाकर आधुनिक दुनिया की इतिहास समझाती है। बिजली, मशीनें, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी। इवान और दिमित्री इसे जादू का भंडारा समझते हैं। नताशा की नजर अचानक इवान की उंगली में पड़ी पुरानी अंगूठी पर जाती है। वो हैरान होकर उसे पकड़ लेती है। रुको, ये तो हमारे महल के म्यूजियम की है। तुमने इसे चुराया है क्या? इवान हड़बड़ा कर कहता है, नहीं, ये खानदान की है। पर नताशा साफ कहती है, ये अंगूठी महल की है, इसे वापस करना ही होगा। जैसे ही वो अंगूठी को छूती है, उसमें से सफेद धुआं निकलता है और फिर छोटी छोटी आग की लपेटें उठने लगती है। अल्केज तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। बाहर आसमान का रंग बदलने लगता है। काले बादल छा जाते हैं। इवान महसूस करता है कि उसकी उंगली में पड़ी दूसरी अंगूठी भी गर्म होने लगी है। वो झटके से उतारकर दूर फेंक देता है। अचानक पहली अंगूठी जोर से आवाज करती है और रॉकेट की तरह आसमान में उड़ जाती है और अगले ही पल महल के अंदर पड़ी दूसरी पुरानी अंगूठी भी तेज गति से उड़कर बाहर आती है। दोनों अंगूठियां हवा में जाकर एक दूसरे से टकराती है। एक चमकदार विस्फोट होता है और रोशनी पूरे आकाश में फैल जाती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इवान तुरंत महल में घुस जाता है। महल के एक शानदार कमरे में पहुंचते ही अल्केज उसे रोकता है और उससे कहता है कि इस तरह के रूम का किराया बहुत है। तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम ये रूम ले सको। इवान अपनी जेब से चमकते हुए सोने का सिक्का निकालकर अल्केज के सामने फेंक देता है। अल्केज का चेहरा पल में बदल जाता है। इवान अंदर पहुंचते ही कमरे को गर्म करने के लिए एक दीवार पर लगे स्विच को दबा देता है, पर अंगूठी से तेज काला धुआं पूरा कमरा में भर देता है। अल्केज दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर आता है। जैसे ही वो दोनों को कोयले जैसा काला देखता है, वो हंसी रोकते हुए पूछता है, ये क्या किया तुम लोगों ने? इवान मौका देखकर नताशा की तरफ मुड़ता है। वो धीमी आवाज में कहता है, मैं सच में समय यात्रा करके आया हूँ, 1000 ईस्वी से, और मैं ही तुम्हारे परिवार का पहला पूर्वज हूँ। नताशा हैरानी से कहती है, 1000 साल पुराना पूर्वज? इवान तुरंत नताशा के सामने दीवार में छिपा पुराना पत्थर को हटाता है और अंदर की तरफ स्लाइड होते हुए एक गुप्त खुली जगह दिखाता है। नताशा की आंखें फैल जाती हैं। उधर दिमित्री मसाल की खोज में भटकते भटकते रसोई में पहुंच जाता है और वहां वाइन देखकर पी लेता है। उसी समय वह खिड़की से देखता है कि बाहर गार्ड शैताना को खींचते हुए ले जा रहे हैं। वो भागकर शैताना को बचाता है और दोनों सीधे अल्केज के दफ्तर में घुस जाते हैं। दिमित्री वहाँ सब चीजों को कूड़ा समझकर फेंकना शुरू कर देता है। अल्केज गुस्से में अपने खतरनाक डॉग को छोड़ देता है। दिमित्री और शैताना भागते हैं और सीधे महल के पुराने चर्च में घुस जाते हैं। वहीं उन्हें इवान का समय यात्रा से पहले छुपाया हुआ करोड़ों की कीमत का गहनों का हार मिलता है। दूसरी तरफ इवान नताशा को गुप्त रास्ते से ग्रिगोरी के कमरे में ले जाता है, पर वहाँ जादू की किताब गलकर राख हो चुकी होती है। इवान भारी आवाज में कहता है, अब हम वापस कैसे जाएंगे? नताशा को तभी एक ढीला पत्थर दिखाई देता है जिसमें नीचे ग्रिगोरी का एक संदेश मिलता है। ग्रिगोरी की आने वाली पीढ़ी का संदेश है। उस जानकारी के सहारे इवान आखिरकार पहाड़ों को पार करते हुए जादूगर ग्रिगोरी पिंडू के घर पहुंच जाता है। जादूगर उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, दवाई तो तैयार है, पर इसे आज रात से पहले पीना ही पड़ेगा, और अगर रात गुजर गई तो तेरे खानदान का नाम इतिहास से मिट जाएगा। इवान तुरंत दिमित्री को वापस बुलाने का हुक्म भेजता है, मगर दिमित्री नई दुनिया की मौज मस्ती में खोया था। इवान को समझ आ गया कि वो सीधी बात से नहीं मानेगा। मजबूरी में वो झूठ बोलता है, अगर आज रात नहीं लौटे तो खतरनाक बीमारी हो जाएगी। डर के मारे दिमित्री लौटने का मन बना लेता है। उसी बीच अल्केज महल में इधर उधर घूमते हुए गुप्त दरवाजा ढूंढ लेता है। इवान घबराकर अल्केज और नताशा दोनों को पकड़कर उसी गुप्त कमरे में बंद कर देता है। इधर दिमित्री और शैताना महल में पहुंचते हैं। दिमित्री मुंह में ब्रश डालकर कहता है, देखो इवान, मुंह से गंध आने का इलाज मिल गया। लेकिन इवान उसे कमरे में घसीटकर जबरदस्ती दवाई पिलाने की कोशिश करता है, मगर तभी दिमित्री को गुप्त
गुप्त कमरे से किसी बचाव की हल्की आवाज सुनाई देती है, पर वो पेट पकड़कर कर रहने की नाटक करता है और बिस्तर पर लेट जाता है। जैसे ही इवान कमरे से बाहर जाता है, दिमित्री चुपचाप उठकर उसी गुप्त कमरे में पहुंचता है और आल्केज को पिंजरे से निकाल देता है। अब दिमित्री अपनी चालाकी दिखाता है। वो अपने कपड़े उतार कर आल्केज को पहना देता है, जैसे राज्यों का अदला बदली का खेल। इवान कमरे में लौटता है और बिना शक किए आल्केज को ही दिमित्री समझकर दवाई पिला देता है। फिर वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है। अचानक आल्केज का चेहरा बदलने लगता है, नाक लंबी, चेहरा जोकर जैसा, और फिर एक दमकती हुई चमक में गायब हो जाता है। नताशा की रूह कांप जाती है। इवान उसकी तरफ देखता है, एक हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, अगर किस्मत ने लिखा हो तो फिर मिलेंगे, और खुद मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है और इवान वापस अपने जमाने में पहुंच जाता है। उधर आल्केज समय यात्रा में फंसकर सीधा गुलामों की दुनिया में पहुंच जाता है। वही इवान उसी पर लौटता है, घटना से सिर्फ 1 सेकेंड पहले, और अपना क्रॉसबो गुलामों की भीड़ की तरफ मोड़ देता है। इस बार इतिहास उसकी उंगलियों से फिसलने वाला नहीं था। आखिरी में सब ठीक हो जाता है, राज्य बच जाता है। इवान अपनी प्यारी नताशा को पाता है और दोनों पहाड़ों की ठंडी हवा में एक शांत और खुशहाल जिंदगी एक साथ शुरू करते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।